नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाट्य विधा भाग 5 में प्रमुख नाटक एवं नाटककारों को अब तक के सबसे आसान ट्रिक के द्वारा याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, पंचम उत्थान और समकालीन नाटक, इसके अंतर्गत कुछ विशेष बातें हैं जिनको हम लोग देखेंगे। अगर बात करें तो सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एल्सन ने एब्सर्ड, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विसंगति, शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या किया था सबसे पहले। और बात करें हिंदी में विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार जिनका नाम है सैमुअल बेकेट, है ना, उनका प्रभाव पड़ा है। और नाटक उनका कौन सा है, वेटिंग फॉर गोदो और येड गेम, जो दो नाटक हैं, इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हिंदी के नाटकों पर। अगर अब्सर्ड नाटककार कोई है तो कौन है, सैमुअल बेकेट। और इनके नाटक जो हैं वेटिंग फॉर गोदो और एड गेम, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हिंदी नाटकों पर पड़ा है। अब आगे हम लोग बात करें कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत तो सबसे पहले भुवनेश्वर जी का माना जाता है कि भुवनेश्वर जी के लघु नाटक जिसका नाम है ऊसर, जिसे 1938 ईस्वी में लिखा गया था, तो वहाँ से माना जाता है। यानी कि हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक जिसका नाम ऊसर है, जो कि 1938 ईस्वी से माना जाता है। आगे देखें, डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगत नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के तांबे के कीड़े, जो कि 1946 ईस्वी में लिखा गया था, वहाँ से मानते हैं। यानी कि भुवनेश्वर के पहला कुछ लोग जो मानते हैं ऊसर से 1938 में, और गिरीश रस्तोगी या मदान साहब जो है तावे के कीड़े, जो कि 1946 में लिखा गया है, वहाँ से मानते हैं। आगे देखें तो आपको एक तथ्य दिखाई दे रहा है कि सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान एवं रहस्य रोमांस आदि नाटक जो है संकलित हैं। तो आप देख सकते हैं कि श्यामा का एक वैवाहिक विडंबना है ना, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 में लिखा गया, और प्रतिमा का विवाह 1933, और शैतान 1934, रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक जो है उसमें संकलित किए गए हैं। अब आगे देखें, अगर हम लोग बात करें तो मोहन राकेश जी के जो नाटक हैं, उन सभी नाटकों को और उनके पात्रों को, जो कि बड़े महत्वपूर्ण हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, और इनके प्रमुख नाटक जो है निम्न हैं। एक नाटक, उसका वर्ष, प्रकार, पुरुष और स्त्री पात्र को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला उनका नाटक है आषाढ़ का एक दिन, वर्ष 1958 में। ऐतिहासिक नाटक है। प्रमुख पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातल और दंतुल, और स्त्री पात्र में है अंबिका और मल्लिका। कैसे याद करेंगे, तो देखिए, आषाढ़ के एक दिन कौन, बोले 58, है ना। आषाढ़ के एक दिन कौन होता है, 58। कौन आते हैं, अब देखिए पुरुष पात्र को हम लोग याद करना चाहेंगे। कवि क्या हो गए, बिल्कुल माद गए। किस पर, बोले अंबिका और मल्लिका के ऊपर माद गए। बोले भैया क्या हुआ कि आषाढ़ के एक दिन 58 कवि, का से हो गया कालिदास, बी से हो गया विलोम, माद से, माँ से हो गया मातुल, दा से हो गया दंत, किसके ऊपर, बोले अंबिका और मल्लिका के ऊपर। क्या हुआ कि आषाढ़ के एक दिन 58 कवि किसके ऊपर, बोले अंबिका और मल्लिका के ऊपर माद गए। इससे आप जो है आषाढ़ का एक दिन 58 में इसका जो है प्रकाशन हुआ, और कवि का से कालिदास, बी से विलोम, माद से हो गया माँ से मातुल, दा से हो गया दंतुल, अंबिका और मल्लिका जो कि स्त्री पात्र हैं, इसे आप याद कर सकते हैं। दूसरा नाटक है लहरों के राजहंस। बात करें तो लहरों के हंस, राजहंस 1963 में ऐतिहासिक नाटक है। प्रमुख पात्र हैं नंद, श्यामांग और आनंद, दो स्त्री पात्र सुंदरी और अलका। कैसे याद करेंगे, तो देखिए, लहर जब आती है तो तिरछी तिरछी चलती है, तिरछट तिरछट तिरछी तिरछी होती है ना। तो इसको बैठा लीजिए कि लहर कैसी, बताए, तिरछी तिरछी चलती है। ऐतिहासिक नाटक है। अब क्या हो गया, बोले नंद घर आनंद भयो, कब, जब श्याम जी जन्म लेते हैं। तो जब श्याम का जन्म होता है तो नंद के घर आनंद होता है। तो श्याम से आप श्यामांग, आनंद से हो गया आनंद, और नंद से हो गया नंद, इसके प्रमुख पुरुष पात्र हैं।
और क्या होता है, सुंदरी बिल्कुल क्या होती हैं, अलका लगने हैं, अलकने लगती हैं, है ना, या क्या करते हैं, लक मान लेती हैं। इसको सुंदरी क्या मान लेती हैं, एक लक मान लेती हैं। एक लक से हो गया एक लका, एक लका, एक लका, अलका, अलका, है ना। तो आप क्या कह सकते हैं कि लहर क्या होती है, तिरछी तिरछी चलती है। 63 में किसके, नंद के घर आनंद होने लगता है, तो भी लहर आ जाती है। लहर कब आएगी, जब नंद के घर आनंद होगा। कौन आनंद होगा, जब श्याम जन्म होंगे। तो श्याम का जन्म हुआ, नंद के घर आनंद आया, कब, तो लहर आ गई। किसकी लहर आ गई, तो सुंदरियों ने उसको एक लक मान लिया, एक भाग मान लिया। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और इन ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ना तो ठेस पहुंचाना है, ना तो किसी राजनीतिक से इसका लेन देन है। केवल याद हो जाए, बस एक ही उद्देश्य इसका है। आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश जी का अगला नाटक है। प्रमुख पात्र महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक। और स्त्री पात्रों की बात करें तो सावित्री, बिन्नी, किन्नी और जुनेजा। कैसे याद करें, तो देखिए आधा अधूरा का मतलब क्या होता है, 69। उन माने कम है, एक 70 में, तो आधा हो गया, अधूरा हो गया। इसको 70 पूरा कर देना चाहिए था, तो 69 से क्या हो गया, आधा अधूरा हो गया। और पुरुष की बात करें तो महेंद्र सिंह क्या करते हैं, जगमोहन और अशोक बिल्कुल क्या हैं, कहते हैं कि आधे अधूरे हैं। कौन, महेंद्र सिंह और जगमोहन अशोक क्या हैं, आधे अधूरे हैं। तो आधे अधूरे के पात्र कौन है, बोले महेंद्र सिंह से सिंघानिया, जगमोहन और अशोक। महिला पात्रों की बात करें, स्त्री पात्र की, तो सावित्री, जुनेजा क्या करती हैं, बिन्नी और किन्नी को तैयार करती हैं। कौन, बोले सावित्री और जुनेजा बिन्नी और किन्नी को तैयार करती हैं। किसके लिए, बोले आधे अधूरा है तो पूरा तैयारी करेंगी उनकी। कौन, बिन्नी और किन्नी की। कौन, सावित्री और जुनेजा। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं कि आधे अधूरे क्या 69 में, महेंद्र सिंह, जगमोहन, अशोक अधूरे हैं, और सावित्री और जुनेजा, बिन्नी और किन्नी जो कि अधूरी हैं, आधे रूप से तैयार हैं, उनको पूर्ण रूप से तैयार करते हैं। किसके लिए, बता दीजिए, नाटक के लिए। किसका नाटक, मोहन राकेश का नाटक। आगे कुछ आपको अधूरा नाटक दिखाई दे रहा है। पैरों तले जमीन अधूरा है। अंडे के छिलके एकांकी है। तो आप कह सकते हैं पैरों तले जमीन किसकी सरक गई, बोले मोहन राकेश के पैरों तले की जमीन सरक गई। अंडे छिलकर कौन खाता है, बोले मोहन राकेश खाते हैं। सिपाही की माँ एकांकी है, तो सिपाही की माँ को कौन देखा, बोले मोहन राकेश देखे। प्यालियाँ टूटती हैं एकांकी है, तो प्यालियाँ किसकी टूटी, बोले मोहन राकेश के माँ की प्यालियाँ टूटी, या सिपाही की माँ की प्यालियाँ टूटी। प्यालियाँ किसकी टूटी, मोहन राकेश ने देखा, किसकी, सिपाही की माँ की प्यालियाँ टूट गईं। बड़ा सवाल कौन करता है, बोले मोहन राकेश से। मोहन राकेश से बहुत बड़ा सवाल किसने, मोहन राकेश से किया गया। रात बिताने तक किसका इंतजार करो, मोहन राकेश का। तो रात बिताने तक क्या है, एक ध्वनि नाट्य है। छतरिया क्या है, एक पार्श्व नाटक है। तो छतरिया, छत पर कौन गया, मोहन राकेश के। और शायद एक बीज नाटक है। शायद कौन, बोले शायद की बात करते हैं तो राकेश की बात शायद हो रही है। और हूँ कौन, बीज नायक है। हूँ कौन, बोले राकेश बोलते हैं मैं हूँ। तो इस प्रकार से आप इन सभी नाटक, इनका प्रकाशन वर्ष और इनके पुरुष एवं स्त्री पात्रों को देखा है आपने। अब कभी कभी प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि इनको क्रम से लगाइए। अब उससे क्रम को कैसे याद किया जाए, तो मोहन राकेश जी के नाटकों का क्रम इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। क्या, देखिए आषाढ़ के एक दिन क्या आती, लहर आ जाती है, जिससे क्या होता है, आधे अधूरे, बोले क्या, पैर तल की जमीन छिलके छिलके क्या हो जाती है, सिपाही के माँ के नीचे पहुंच जाती है, जिससे सिपाही की माँ के क्या होती, प्यालियाँ टूट जाती हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो क्या हो जाता है कि रात भर पूरा क्या करता है, छत पे जा करके कौन, साध में हो जाती है। कौन, बोले सिपाही की माँ। तो साध को आप कर लीजिए शायद, हूँ से हो जाएगा हूँ, है ना। इससे आप याद कर सकते हैं। क्या, एक बार फिर देख लीजिए, क्या कि मोहन राकेश बताते हैं कि आषाढ़ के एक दिन लहर आई, जिससे क्या हो गया, आधे अधूरे पैर तल की जमीन जो है छिल करके सिपाही के माँ के नीचे पहुंच गई, जिससे सिपाही के माँ की प्यालियाँ टूट गई और बहुत बड़ा क्या हो गया, नुकसान हो गया। और रात बिताने के लिए छत पर क्या करती है, साध करती है। पूरे रात भर क्या करती है, छत पे चली गई और साध कर रही थी। साध माने दुख होता है, करती है, रात साध भर करती है, दुख करती है, दुख प्रकट करती है कि मेरी तो प्यालियाँ टूट गई। अब इसको कैसे देखेंगे, आषाढ़ के एक दिन से हो गया आषाढ़ का दिन, है ना। लहर से हो गया लालू के राजहंस, आधे अधूरे से हो गया आधे अधूरे। पैर तले की जमीन हो गया, पैर तले की जमीन, छिलके वाले अंडे के छिलके, सिपाही की माँ से हो गया सिपाही की माँ के। पैर के नीचे आ जाता है तो उसकी प्यालियाँ टूट जाती हैं, तो प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो बहुत बड़ा सवाल। और रात बिताने के लिए रात बंदे क्या करती है, छत पे चली जाती है, छत से छतरिया हो जाएगा। और क्या करती है, साध करती है, तो साध से हो गया साध, है से हो जाएगा हूँ।
तो इस प्रकार से इस ट्रिक से आप मोहन राकेश के नाटक, उसके प्रमुख पात्र, प्रकाशन वर्ष और क्रम को आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखिए, लहरों के राजहंस की बात करें तो नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महानाटक जिसका नाम है सौरानंद के आधार पर किया है। तो जब लहर आती है तो क्या होता है, घोष होता है, कुछ आवाज़ आती है, इसे याद कर लीजिएगा। और उससे जो सौर करने वाले होते हैं, सैर करने वाले होते हैं, उनको बड़ा आनंद होता है। लहरों के किनारे देखे होंगे तमाम लोग सैर करने के लिए जाते हैं, तो इससे आप याद करें। अब आगे देखिए, जो आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है और आधा अधूरा नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो देखिए, एक चीज़ बैठा लीजिए कि आधा अधूरा क्या है, समकालीन ज़िंदगी का पहला नाटक माना जाता है और आधे अधूरे मील का पत्थर है। कभी-कभी हम लोग कहीं जाते हैं तो कहते हैं कितना पहुँचे, बोले आधे मील पहुँचे हैं। तो आधे मील से आधे मील को कर लीजिएगा, मील का पत्थर इसको माना जाता है ना? अब बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक ही लघु नाटक होते हैं और ऐसे नाटकों का प्रयोग जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है ना? वर्ष सन 1958 में प्रकाशित डॉक्टर, है ना, नाटक जो है विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है ना? तो देखिए, यहाँ पे डॉक्टर की बात आ गई, विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है और कैसा नाटक है, एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। अब विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक जो कि निम्नलिखित हैं, इन्हें कैसे याद किया जाए, तो देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक जो कि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला नाटक है युगे युगे क्रांति, जो कि 1969 में, टूटते प्रवेश 1974 में, कुहासा और किरण 1975 में, डरे हुए लोग 1978 में, बंदरी 1979 में, अब और नहीं 1981 में, सत्ता के आर पार 1981 में और श्वेत कमल 1984 में। अब इन सभी नाटकों को कैसे याद करें, तो ट्रिक बनाइए और एक क्लू निकालिए। क्लू क्या निकलता है, बोले विष्णु प्रभाकर कब, जब युगों युगों में क्रांति होगी तो विष्णु प्रभाकर क्या होंगे, अवतार लेंगे। टूटते प्रवेश और लोगों का प्रवेश माने घर, जहाँ पे हम लोग रहते हैं आसपास, उसको कोई तोड़ेगा, नष्ट करेगा, विध्वंस करेगा तो कौन आएंगे, विष्णु प्रभाकर आएंगे। कुहासा और किरण, अगर जीवन में निराशा हो जाए और किरण की कोई आशा ना हो जाए, आशा की कोई किरण ना हो जाए, निराशा हो, आशा की कोई किरण ना हो, तो बोले कौन, बोले विष्णु प्रभाकर आएंगे। और डरे हुए लोग हो जाएं, लोग इतने डर जाएं तो कौन, बोले विष्णु जी आएंगे। और बंदनी क्या करती है, जब वंदना करेगी तो विष्णु जी आएंगे। अब और नहीं, जब इस कंडीशन आ जाए कि अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं कुछ हो सकता मुझसे, अब तो नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, तो विष्णु जी आ जाएंगे कि अब और इंतजार नहीं हो रहा है, तो विष्णु जी आ जाएंगे। और सत्ता के आर पार अगर कोई होगा, ऐसी कोई बात आ जाएगी, तो विष्णु प्रभाकर क्या करेंगे, अवतार ले लेंगे, विष्णु जी अवतार ले लेंगे। अगर श्वेत कमल आ जाएगा, दिखा देंगे आप, तो श्वेत कमल के लिए कौन, बोले विष्णु प्रभाकर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं कि युगों युगों में क्रांति होगी तो विष्णु आएंगे, प्रवेश टूटेंगे तो विष्णु आएंगे, कुहासा और किरण होगी तो विष्णु जी आ जाएंगे, लोग डर जाएंगे तो विष्णु आ जाएंगे, बंदनी बुलाएगी तो भी आ जाएंगे, अब और नहीं होगा तो विष्णु जी आ जाएंगे, और सत्ता के आर पार की बात होगी तो विष्णु जी आ जाएंगे, और श्वेत कमल आप दिखा दोगे तो विष्णु जी आ जाएंगे। आगे देखिए, बात हम लोग करते हैं भीष्म साहनी जी का नाटक हानूस, जो कि चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है ना? भीष्म साहनी का हानूस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कथा है, जो कहानी है उस पर आधारित है। तो अब भीष्म साहनी के कुछ नाटक हैं, उन नाटकों को हम लोग देखेंगे कि उसका प्रकाशन वर्ष और उसका प्रमुख विषय क्या है। तो देखिए, इस प्रकार से कुछ आपको दिखाई दे रहा है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी की बात करें तो इनके नाटक हैं हानूस 1977 में, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में, कबीर एक युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के रूप में। माधवी 1985 में, महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजा 1993 में, पंजाबी में लिखा गया, स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में इसका अनुवादित किया गया है। रंग दे बसंती चोला 1998 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। और आलमगीर की बात करें तो 1999 में औरंगजेब और दारा सिंह के बीच मजहबी द्वंद्व का वर्णन इसमें किया गया है। कैसे याद करेंगे, हानूस कौन है, साथ साथ, हानूस साथ साथ। कबीरा 81 बाजार में खड़ा था, माधवी 85 की उम्र की हो गई है ना? मुआवजा 93 में नहीं मिला, रंग दे बसंती चोला बोले 98 चोला रंग दो, और आलम क्या है 99 में गिर गया। आलम गिरा कब, बोले 99 में गिर गया। तो इससे तो आप इसके प्रकाशन वर्ष को याद कर सकते हैं कि हानूस साथ साथ है। कबीर के यहाँ पर 81 है ना,
बाजार में खड़े हैं। माधवी 85 वर्ष की हो गई, मुआवजा 93 में से नहीं मिला। बसंती चोला बोले 98 बसंती चोला रंग दीजिए, और आलम गिर जाता है, कब बोले 99 में गिर जाता है। तो इसको देखिएगा। और कभी कभी एक प्रश्न ये बन जाता है कि इनका क्रम क्या है, तो क्रम भी थोड़ा सा देख लीजिए। खासतौर से नेट की परीक्षा की दृष्टि जो है क्रम बहुत अनिवार्य हो जाता है, तो क्रम भी देखिए कैसे होता है। अब ट्रिक बना लीजिए और क्लू निकालिए। क्या भीष्म कहते हैं क्या कि हाँ कबीर, क्या करो, माधवी को मुआवजा दे दो, नहीं तो पूरे आलम से गिर जाओगे। यानी कि पूरे आलम जो समाज है उनकी निगाह में गिर जाओगे, तुम्हारा सम्मान गिर जाएगा, है ना। फिर एक बार देख लीजिए, हाँ कबीर, माधवी को मुआवजा दे दो, नहीं तो पूरे आलम के सामने तुम गिर जाओगे। तो हाँ से हो गया हानूस, कबीर से हो गया कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी से हो गया माधवी को मुआवजा से हो गया मुआवजा दे दो, से हो जाए रंग दे बसंती चोला, नहीं तो आलम के सामने गिर जाओगे तो हो जाएगा आलमगीर। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप भीष्म साहनी जी के सभी नाटकों को आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखें, वर्ष 1951 की बात करें तो प्रकाशित एक नाटक है जिसका नाम है कोणार्क, जिसका प्रकाशन जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया था, और उनकी ख्याति का बहुत प्रमुख आधार है कोणार्क। कोणार्क से ही जगदीश चंद्र माथुर जी बहुत प्रसिद्धि इनको मिली है, बड़े प्रसिद्ध हुए हैं। तो आगे माथुर जी के अन्य नाटक और उनका प्रकाशन वर्ष और उसका जो मुख्य आधार है उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। पहला है कोणार्क। कोणार्क की बात करें तो 1951 में, और क्या होता है, सृजनात्मकता एवं विध्वंस तथा नई व पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का वर्णन किया गया है। शारदिया 1959 में प्रेम और सृजना का प्रश्न इसमें किया गया है। पहला राजा की बात करें तो 1969 ईस्वी में इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। और रकुल रीति की बात करें तो 1985 में रामलीला की पद्धति पर आधारित है। और दशरथ नंदन की बात करें 1974 में रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। कैसे इनको याद किया जाए, तो एक क्लू बनाइए। देखिए कोणार्क को हम लोग कहेंगे कोड़ा, है ना। कोई कितना कोड़ा बोले, 51 कोड़ा मारो। क्यों मारो कि ये लोग क्या कर रहे थे, विध्वंस कर रहे थे, है ना। किसी सृजना का विध्वंस कर दिए, और संस्कृत का क्या कर रहे हैं, संस्कृत हो रहा है। पुरानी और नई पीढ़ी में संस्कृत हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, सृजना का विध्वंस हो रहा है। तो गुस्सा करके किसने, जगदीश ने कहा कि 51 कोड़े मारो। 51 से हो गया 1951 में। सृजना और विध्वंस का आधार है, नई और पीढ़ी का संघर्ष है, तो 51 कोड़े मारो। कोड़ा से हो गया कोणार्क, और 51 से हो गया 1951 में। बात करें शारदिया 1959, क्या है, प्रेम और सृजना का प्रश्न कर रहे हैं। शारदिया क्या करती है, 59 साल में प्रेम के लिए प्रश्न करती है कि प्रेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो शारदिया क्या करती है, बोले 59 साल में की उम्र में प्रेम का प्रश्न करती है। तो प्रेम के प्रश्न करती है कौन, बोले शारदिया। कब, बोले 59 साल की उम्र में। पहला राजा बोले 1969 में बना था। इतिहास में पहला राजा बोले 1969 में बना था। किसके समय में, बोले नेहरू के समय में। तो यानी कि इतिहास के माध्यम से नेहरू की समस्या है। तो समस्या क्या हुई कि पहला राजा जब 69 साल में समय क्या बन गया था, पहला राजा 1969 में बन गया, तो इतिहास में समस्या हो गई थी, इतिहास में समस्या हो गई थी। इसे याद कर लीजिएगा। आगे रकुल की रीत बात करें तो रकुल में कुल कितने, बोले 85। कुल कितने, बोले 85 कुल में रामलीला हो रही थी। रकुल में कुल कितनी, बोले 85 रामलीला हो रही थी। तो 85 से 1985 रकुल से हो गया रकुल रीत, रामलीला से हो गया रामलीला पद्धति पर। दशरथ नंदन क्या करते हैं, साथ रहते हैं चारों। क्या करते हैं, साथ साथ चारों रहते हैं, तो हो जाएगा 7 और 4 यानी कि 74 में। और कथा क्या है, रामचरितमानस के प्रमुख पात्र हैं, या माध्यम है, आधार है, विषय है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये इसका ट्रिक जो देखा आपने कि कितने कोड़े, बड़े 51 कोड़े मारिए। शारदिया 59 साल की होगी और प्रेम का प्रश्न कर रही है। पहला राजा 69 है ना, 69 साल में बनता है नेहरू के समय में। और रकुल में कुल कितने, बोले 85, और दशरथ नंदन साथ साथ चारों एक साथ रहते हैं। तो इससे तो आप प्रकाशन वर्ष और इनके जो विषय आधार है उसको याद कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आ जाता है कि इसको क्रम से मिलाइए। तो क्रम कैसे मिलाएंगे, इसका एक क्लू निकाल लीजिए। क्लू क्या है कि को, यहाँ से को लीजिए, यहाँ से लीजिए सा, कोस हो गया। क्या होता है, पा से पा लीजिए, यहाँ रा से रा लीजिए 10। अब क्या ट्रिक बन गया, कोस पर 10। कैसे बना लीजिए, कह रहे हैं कि मथुरा से क्या होता है कि एक कोस पर 10 रथ खड़े हैं। बोले मथुरा में, मथुरा से हो गया मथुरा यानी कि जगदीश चंद्र माथुर। क्या करते हैं, एक कोस पर एक अलग से डालिए, कोस से हो गया कोणार्क, सा से हो गया शारदिया। क्या होता है, पा से हो गया पहला राजा, रा से हो गया रकुल। क्या, 10 रथ खड़े हैं, है ना। बस ट्रिक आपकी बन गई कि क्या
कि मथुरा में एक कोस पर कितने, बोले पर 10 रथ खड़े हैं। तो मथुरा, मथुरा से हो गया जगदीश चंद्र माथुर, को से हो गया कोणार्क, सा से हो गया शारदिया, पा से हो गया पर, है, पा से हो गया पहला राजा, रा से हो गया रघुकुल, 10 से हो गया दशरथ नंदन। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं उनका क्रम हो गया कि कहाँ मथुरा में एक कोस पर 10 रथ खड़े हैं। बस इससे आपको आसानी से जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटक का प्रमुख विषय तथा इसका क्रम याद हो जाएगा। अब जगदीश चंद्र माथुर के सभी जो नाटक हैं वो सभी जो कथानक लिए गए हैं ऐतिहासिक हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि पहला राजा जो नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है, इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया गया है। तो पहला जो राजा है इलाहाबाद वाले नेहरू, नेहरू जी की बात आई है और कई बार पूछा भी गया है, ठीक है ना, तो उनके याद में समर्पित किया गया है। आगे देखिए, पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की उक्ति है कि यह नाटक क्या है, ना तो यह नाटक क्या है, ना तो पौराणिक है, ना ऐतिहासिक, ना यथार्थवादी, यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, यानी कि आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। इस प्रकार से इसके बारे में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्वयं कहा है। किसके बारे में, बोले पहला राजा जो कि इनका नाटक है उसके बारे में उन्होंने कहा है। अब अगले नाटककार हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी। और लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध, जिसे आप विसंगति कहते हैं, के नाटककार हैं और इनके नाटक निम्नलिखित हैं। तो देखिए स्क्रीन पर नाटक वर्ष और नाटक का आधार व विषय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला नाटक है तेंदुवुलम 1958 में। तो आप ट्रिक बना लीजिए, बाउलम कितने बोले, 58 लोग बाउलम है, बाउलम माने मूर्ख, है ना। दूसरा है सीमांत के बादल 1963 में। तो बना लीजिए ट्रिक, सीमांत के बादल क्या है, तिरछे तिरछे हैं, है ना, तिरछे तिरछे से होएगा 63। अपना अपना जूता तो 1964 में। क्या कहते हैं, अपना अपना जूता निकाल के क्या करो, क्या करो, चारों दिशा में फेंक दो। तो चारों दिशा में फेंक दो, 64 64 64 64, है ना, अपना अपना जूता फेंक दीजिए। रोशनी एक नदी है तो 74, है ना, क्या हो गई है, रोशनी एक नदी है तो रोशनी क्या होती, एक नदी में 74 बार जाती है। तो ट्रिक बना लीजिए, रोशनी एक नदी में 74 बार जाती है। और आगे है ठहरी हुई जिंदगी 80 में, यानी कि 80 वर्ष की जिंदगी जो है उसी पे आके ठहरी हुई है। ठहरी हुई जिंदगी कब, बोले 80 वर्ष की। तो हो गया ठहरी हुई जिंदगी 1980। और आदमी का जहर प्रकाशन वर्ग जो इसका अज्ञात है। तो आपने क्या देखा कि बाउलम क्या होते हैं, बोले 58 बाउलम हम। सीमांत के बादल तिरछे तिरछे होते हैं, अपना अपना जूता चारों ओर फेंकते हैं, है ना। रोशनी क्या होती है, बोले नदी 74 नदी में जाती है ना, 74 बार नदी में आई है। जिंदगी 80 में ठहरी हुई है। तो आपने क्या देखा, नाटक और उसका प्रकाशन वर्ष देखा। अब इन सभी नाटकों के क्रम की ट्रिक है या क्लू इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कि लक्ष्मीकांत कहते हैं कि तू बाउलम ना बन सीमांत और अपना अपना जूता फेंक दो। तो तू से हो गया तेंदुवुलम, सीमांत से हो गया सीमांत के बादल, अपना अपना जूता से हो गया अपना अपना जूता। तो क्या हो गया, तू बाउलम ना बन सीमांत, अपना अपना जूता फेंक दो। और क्या करो, रोशनी को ठहरी हुई आदमी की जिंदगी से जहर निकालने दो। रोशनी को ठहरे हुए आदमी की जिंदगी से जहर निकालने दो। तो रोशनी से हो गया, रोशनी एक नदी है, ठहरे हुए से हो गया ठहरी हुई जिंदगी से, आदमी का जहर से हो गया आदमी का जहर। एक बार फिर से देख लीजिए, लक्ष्मीकांत कहते हैं कि तू बाउलम ना बन सीमांत, अपना अपना जूता फेंक दो और रोशनी के ठहरी हुई जिंदगी के से आदमी का जहर निकालने दो। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं, है ना, किसके, लक्ष्मीकांत वर्मा के सभी नाटक और उसका क्रम, प्रकाशन वर्ष आदि। आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अगले जो नाटककार हैं विनोद रस्तोगी जी की बात करें तो विनोद रस्तोगी जी भी आधुनिक के समस्या के नाटककार हैं और इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है आज़ादी के बाद, दूसरा है नए हाथ, तीसरा है बर्फ की मीनार, चौथा है जनतंत्र जिंदाबाद, पांचवा है गोपा का दान, छठा है देश के दुश्मन, सातवां है फिसलन और पाँव, आठवां है भागीरथ के बेटे और नौवां है सराय के अंदर। कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक क्लू बनाना पड़ेगा। क्लू क्या बन गया, देखिए विनोद कब होगा, बोले जब आज़ादी के बाद क्या होगा, विनोद होगा। विनोद माने मनोरंजन होता है, खुशी होती है। कहाँ पे, बोले रेस्टोरेंट में, रस्तोगी, रेस्टो में, रेस्टो में, रेस्टो में, रेस्टो, रस्तोगी, रस्तोगी। कहाँ पर, बोले आज़ादी के बाद विनोद होगा। कहाँ, बोले रिश्तों में। रिश्तों को रिश्ता कहते हैं ना, रेस्तरा, रेस्टोरेंट, है ना। तो रिश्तों में होगा, क्या होगा, विनोद होगा। आज़ादी के बाद विनोद होगा, कहाँ,
रिश्तों में होगा। और आज़ादी के बाद क्या होगा? सत्ता नए हाथ में आएगी, सत्ता नए हाथ में आएगी। फिर क्या होगा? बर्फ़ की मीनार बनेगी। और क्या होगा? जनतंत्र जिंदाबाद, जनतंत्र जिंदाबाद का नारा लगेगा। और क्या होगा? गोपा का दान होगा। फिर क्या होगा? इससे क्या होगा कि देश के दुश्मन क्या होगा? फिसले हुए पाँव से भाग जाएंगे। और भागीरथ मतलब पृथ्वी, अपने धरती के बेटे सराय के अंदर आएंगे, अपने वतन के अंदर सुरक्षित होकर आएंगे, सुरक्षित होकर रहेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद विनोद होगा रस्तों में। कहाँ? रेस्टोरेंट में। और क्या हो जाएगा? नए हाथ सत्ता आ जाएगी, बर्फ की मीनार बन जाएगी, जनता जिंदाबाद का नारा होगा, गोपा का दान होगा, देश के दुश्मन क्या होगा? फिसले पाँव से भाग जाएंगे। और भागीरथ इस धरती के बेटे जो क्या हो जाएंगे? अपने सराय के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से विनोद जी के सभी समस्या जो नाटक हैं उनको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग नाटक के बारे में ढेर सारी जानकारी जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।